हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम ज्योग्राफी का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। चैप्टर वाइज कंप्लीट रिवीजन करेंगे और ये जो अपन रिवीजन करेंगे इसमें हम पहले तो नोट्स जो बने हुए कंप्लीटली उसको देखेंगे और किताब की एक एक लाइन से हमने ये नोट्स जो है वो आपके लिए तैयार किए हैं। कंप्लीटली अगर आपने देख लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जब ये कंप्लीट नोट्स पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले तो हम इसका रिवीजन के रूप में, फिर इसके हम करेंगे एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस हैं और उसके बाद हम जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं इसमें से बन सकते हैं, जिसे अपन अति लघुतरात्मक प्रश्न कहते हैं, तो अति लघुतरात्मक जितने भी बन सकते हैं वो भी करेंगे और उसके बाद लघुतरात्मक प्रश्न भी करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं और ये चैप्टर आपका रहेगा 3 नंबर का। तो 3 नंबर का आपका चैप्टर है और 3 नंबर के हिसाब से अगर प्रश्न बनेंगे तो छोटे छोटे प्रश्न ही बनेंगे, बड़ा प्रश्न इसमें से नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि छोटे प्रश्न फिर छोटी छोटी लाइन से बन सकते हैं। आइए करते हैं शुरू। ये पहला चैप्टर है और ज्योग्राफी का जो हमारा रिवीजन करना है उसकी मॉर्निंग वाली क्लास में डेली एक चैप्टर आपको पढ़ना है। तो पहला जो चैप्टर, इकाई फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या? इस अध्याय में हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति क्या है और मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र क्या क्या है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि इसका जो सिलेबस है, सबसे पहले हम चैप्टर वाइज सिलेबस देखेंगे कि पहले चैप्टर में क्या क्या सिलेबस है। लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़ना है। तो इसमें सिलेबस क्या क्या है तो हम पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र, इस अध्याय में हम मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम मानव भूगोल की विभिन्न जो परिभाषा है और जो विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने जो परिभाषाएं दी है उनके बारे में और भूगोलवेत्ताओं के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि निश्चयवाद या नियतिवाद क्या है। फिर देखेंगे हम संभावनावाद या संभववाद क्या है। फिर हम देखेंगे मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, यहाँ पे हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे नव निश्चयवाद, जिसे रुको और जाओ निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई संकल्पना है, इसे देखेंगे। फिर हम देखेंगे मानव भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों और उप क्षेत्रों के विषय में विस्तार से जानेंगे। ये कंप्लीट सिलेबस रहेगा और ये अपना टॉपिक रहेगा बच्चों 3 नंबर का। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आपको बच्चों हमारे ऐप में मिल जाएगी, जहां पे आपको साथ ही साथ बता देता हूं, न केवल पीडीएफ मिलेगी, न केवल आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, बल्कि पीडीएफ के साथ साथ, पीडीएफ के नोट्स के साथ साथ वहां पे आपको ये जो वीडियोस हैं हमारे चैप्टर वाइज सारे के सारे एक जगह मिलेंगे, मतलब कंप्लीट कोर्स मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक चैप्टर आज पढ़ा, एक कल पढ़ेंगे, एक परसों पढ़ेंगे, ऐसे, और कई बार जैसे एक चैप्टर मिला फिर नहीं मिलता है, लेकिन ऐप में आपको सारा कोर्स एक ही जगह पे मिलेगा। और उसमें क्या क्या चीजें मिलेगी, एक तो आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा वहां पे उसी नोट्स से रिलेटेड जो वीडियोस रहेगा वो मिलेगा। फिर इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, उसके अलावा इसके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं मतलब बड़े और छोटे वो सभी प्रकार के मिलेंगे। और एक मिलेगा आपको वहां पे ऑनलाइन टेस्ट। और ये जो ऑनलाइन टेस्ट है ना, इसमें आपको जो क्वेश्चंस आप करते हो, क्वेश्चन जब आप करने के बाद, अटेंड करने के बाद सबमिट करते हो तो तुरंत आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। इतनी सारी अगर आपने चीजें पढ़ ली, इतनी सारी चीजें अगर पढ़ने के बाद में है ना, कोई भी क्वेश्चन आपका डाउटफुल नहीं रहेगा। और यकीन मानिए आपका 100% सिलेबस हम इसी रूप में कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि मानव का जो प्रकृतिकरण, यहाँ पे बात करेंगे अपन भूगोल से शुरू करते हैं कि भाई भूगोल क्या है। तो हम यहाँ पे पहले से ही पढ़ चुके हैं कि भूगोल जो होता है, इसमें इसे इंग्लिश में जैसे ज्योग्राफी कहते हैं, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना और साथ ही साथ पृथ्वी के बदलते हुए रूप का वर्णन करना। ये एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल जो है, ये एक समाकलनात्मक, एक आनुभविक और साथ ही साथ एक व्यवहारिक विज्ञान है। भूगोल में हम पढ़ चुके हैं कि प्रकृति और मानव के बीच द्वैत है ना, द्वैत विविधता नहीं है, अभेद नहीं है, मतलब आपस में को रिलेटेड है, एक दूसरे से जो है वो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ना। भूगोल और प्रकृति और मानव दोनों ही अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोनों ही जो है वो प्रकृति और मानव जो है वो अविभाज्य तत्व है। अगला आगे पढ़ेंगे कि भूगोल को जो है वो विभिन्न शाखाओं की जननी कहा जाता है।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एक एक करके चीज देखते हैं। अब बात करते हैं भूगोल की शाखाओं के बारे में। तो भूगोल की मुख्य रूप से दो शाखा, एक तो है मानव भूगोल और एक है भौतिक भूगोल। ठीक है, तो ये मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। अब मानव भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल क्या है? तो भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिसमें नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, झरने हो गए, ये पूरी जो प्रकृति है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल में विभिन्न जो मानवीय क्रिया है, मनुष्य का रहना, खाना पीना, ये इन सारी चीजों का अध्ययन इसमें किया जाता है। भौतिक भूगोल जो है, ये भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है और यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या और अध्ययन करता है। साथ ही भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन अलग अलग जो विज्ञान की विभिन्न जो शाखा है उनके साथ भी ये जुड़ा हुआ है। इसकी कई उप शाखा है जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती है। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे हम कि मानव भूगोल क्या है। अभी हमने भौतिक भूगोल में देखा, तो देखो मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करता है कि प्रकृति जो है वो मनुष्य को किस तरीके से प्रभावित करती है, प्रकृति जो है वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करती है, प्रकृति जो है वो मनुष्य के लिए किस प्रकार के जो है वो कुछ अड़चने, कुछ सुअवसर पैदा करती है, उत्पन्न करती है। इसी तरीके से मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है, मनुष्य प्रकृति को कैसे प्रभावित करता है, ये सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। मानव भूगोल मनुष्य और उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। भूगोल की इस शाखा यानी मानव भूगोल की हम बात कर रहे हैं, इस शाखा का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशन के साथ ही जो है वो शुरू हुआ माना जाता है। अब भूगोल की जो विभिन्न परिभाषा हैं, तो यहाँ पे तीन मुख्य रूप से परिभाषा हम पढ़ेंगे। पहली परिभाषा रेटजेल की है, याद रखिएगा। रेटजेल जो है ना, रेटजेल ने क्या कहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। आप ये कीवर्ड पकड़िए, संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। मानव भूगोल जो है मानव समाज और धरातल, धरातल माने पृथ्वी, प्रकृति, तो मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो संश्लेषित अध्ययन है वो क्या है, वो मानव भूगोल है, ऐसा रेटजेल ने कहा है। तो क्या कहता है रेटजेल ने कहा, देखो ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। ओके, सिंथेसिस पर जो है यहाँ पे जोर दिया गया है रेटजेल के अनुसार। नेक्स्ट एलन से सैंपल की परिभाषा, और सैंपल ने क्या कहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। अब बात वही है, उसने भी वहां पे जो है वो मनुष्य धरातल की बात करी थी और मानव की बात करी थी, यहां पर भी अस्थिर पृथ्वी यानी धरातल है ना, और साथ ही साथ क्रियाशील मानव यानी मनुष्य, इनके बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो सैंपल परिवर्तनशील अध्ययन बताती है। सैंपल कहती है जो परिवर्तनशील संबंध हैं, बदलते जो संबंध हैं, उसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं, ऐसा सैंपल कहती है। और संश्लेषित जो अध्ययन किया जाता है वो उसने कहा है रेटजेल ने। अब देखिए सैंपल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है। तो ये आपको कीवर्ड पकड़ना है, गत्यात्मकता यानी परिवर्तनशील जो संबंध है, अगर ऐसा वर्ड आता है तो सैंपल याद रखिएगा। नेक्स्ट अगली जो परिभाषा ये है विडाल डिला ब्लास की परिभाषा। इन्होंने क्या कहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों, मतलब बात वही है कि भौतिक का मतलब होता है पृथ्वी और जीवों मतलब इस पर रहने वाले समस्त जो जीव जगत है, प्राणी, मनुष्य जो भी है ना, उनके मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। अब इन्होंने कहा है कि ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना बताया है। ठीक है, तो इन्होंने अधिक उस मध्य संबंधों के संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है, ये विडाल डिला ब्लास की परिभाषा है। यहाँ पे मानव भूगोल जो है वो पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। तो इन्होंने जो है वो एक संकल्पना दी है, ध्यान रखना, उन्होंने अध्ययन की बात करी है। और इस तरीके से जो है ये तीन परिभाषा है अलग अलग विद्वानों की। अब देखिए फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो हमने भी पढ़ लिया। रेटजेल ने कहा इसे संश्लेषित अध्ययन बताया है।
और रेटजेल जो है ये आधुनिक मानव भूगोल के जनक जो है वो माने जाते हैं। ओके, आधुनिक मानव भूगोल के जनक रेटजेल माने जाते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। अब सैंपल की बात करते हैं तो अभी हमने देखो सैंपल की परिभाषा देखी थी। इसमें क्या कहा गया है कि भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करके गांवों, शहरों, सड़कों, रेल नेटवर्क आदि इन तत्वों का जो है वो बताया गया है। आगे अब यहाँ पे देखिए, तो ये परिभाषा हम देख चुके हैं तीनों की, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति मतलब उसका नेचर कैसा है, कि मानव भूगोल में क्या क्या चीजें शामिल है, किसका अध्ययन किया जाता है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो मानव भूगोल की अगर बात करें, इसकी प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय और मनमोहक है। मानव भूगोल की प्रकृति जितना सुविधाजनक और अच्छा होगा, मानव उतना ही सुविधाजनक और अच्छे से अपना जीवन यापन करेगा। अब मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत हम देखते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति में निम्नलिखित तथ्य शामिल है। भौतिक पर्यावरण के तत्व जैसे मृदाएं, है ना, मृदाएं आप देखेंगे, भू आकृति, जलवायु, जल, हवा, सूरज, बारिश, पहाड़, समुद्र की धाराएं, प्राकृतिक वनस्पतियां इत्यादि इत्यादि। मानव द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोग की सुविधाजनक व्यवस्था जैसे घर, नगर, सड़क, गांव इत्यादि, और साथ ही साथ भौतिक संस्कृति, तो ये इसकी प्रकृति में के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। ग्रह, गांव, नगर, सड़कों और रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृहद स्तर पर परिवर्तित किया गया है, साथ ही मानव जीवन को भी इसमें प्रभावित किया गया है। अब हम बात करेंगे मानव का प्राकृतिकरण। तो देखो, मानव का प्राकृतिकरण से क्या तात्पर्य है कि मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब प्रौद्योगिकी नहीं थी, तो मनुष्य प्रकृति के हर नियम का, प्रकृति के हर आदेश का पालन करता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो उसके बाद अब क्या करता है कि मनुष्य अपनी उस तकनीकी, अपनी उस प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। तो मार्ग क्या अपना रहा है व्यक्ति, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीजें क्या बनाई उससे महत्वपूर्ण नहीं है, किन तकनीकों का उपयोग करके, किन साधनों का उपयोग करके व्यक्ति ने इसका निर्माण किया है। अब यहां पर देखो लिखा है कि मानव तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी की सहायता से अपना जीवन सुविधाजनक एवं सुव्यवस्थित बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं, क्योंकि पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी और मनुष्य को प्रकृति के हर नियमों का पालन करना पड़ता था, प्रकृति जैसी प्रकृति कहती थी वैसा उसे रहना पड़ता था। लेकिन अब तकनीकी के विकास से मनुष्य ने बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया है और अपने जीवन को बहुत ही सुविधाजनक बना दिया है। मनुष्य को तकनीकी और प्रौद्योगिकी विरासत से प्राप्त होती है। शुरुआत में अर्थात आरंभिक समय में अगर हम बात करें तो वहां पे प्रौद्योगिकी की तुलना में प्रकृति को ज्यादा महत्व देते थे और उसी की पूजा करते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी थी नहीं उस समय, प्रौद्योगिकी थी नहीं। मानव प्रकृति के नियमों का पालन कर तथा बेहतर ढंग से समझकर प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया, और प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास की सूचक होती है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण देखिए कि जैसे मान लीजिए आनुवंशिकी के नियमों का अध्ययन करके मनुष्य ने जो है वो डीएनए के बारे में विस्तार से जाना, इसके तहत जो विभिन्न बीमारियों का समाधान कर पाया। इसी तरीके से घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने जो है वो आग की खोज में हमारी मदद करी। तो इस तरीके से ये जो कुछ चीजें हैं, इन चीजों से हमें ये पता चलता है कि प्रौद्योगिकी जो है वो प्रकृति के साथ अन्योन्य क्रिया में मनुष्य की सहायता करती है। अब है प्रकृति का मानवीकरण। तो प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुओं को मानव अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। किसी वस्तु को मानवीय रूप देने की क्रिया या भाव को ही हम मानवीकरण कहते हैं। जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं, उनमें मानवीय भावों का आरोपण कर देना मानवीकरण कहलाता है। मानव को स्वतंत्र कारक बताया गया है इसमें, और हर जगह अपनी उपस्थिति सभी संभावनाओं का मालिक जो है वो मानव है।
सांस्कृतिक एवं तकनीकी ज्ञान प्रकृति के उपयोग में मानव को मदद करता है। बिल्कुल टेक्नोलॉजी करती है मदद। और प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास की सूचक होती है, बिल्कुल होती है। ये जो जितने भी जो एक एक लाइन्स जो लिखी हुई है बच्चों, यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ से अति लघुत्रात्मक प्रश्न बन सकते हैं, रिक्त स्थान के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। प्रौद्योगिकी से समाज के सांस्कृतिक विकास का सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। जैसे तीव्र गति से चलने वाले वायुयान का निर्माण हम हवा की गति के नियमों का प्रयोग करके बना पाए हैं। आरंभिक अवस्था में प्रौद्योगिकी स्तर निम्न था, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब है मानव भूगोल की विचारधारा है। तो देखो, अगर हम बात करें मोटे तौर पर तो मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं, उसमें से एक है नियतिवाद, दूसरा है संभववाद और तीसरा है नव निश्चयवाद। तो आइए एक एक करके इनको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो, मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा से आशय मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण और सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों से जोड़ना है। इसका उदय 1970 के दशक में हुआ था। इसके अंतर्गत आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्षों को शामिल किया जाता है। किसमें किया जाता है? मानवतावादी विचारधारा में। यह मनुष्य की केंद्रीय और क्रियाशील भूमिका पर बल देता है। प्रादेशिक असमानता, निर्धनता, अभाव जैसे विषयों के कारक और निवारण पर भी इसमें ध्यान आकर्षित किया जाता है। अब हमारा जो इसकी जो विभिन्न शाखाएं, उसमें पहला है पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, तो देखो, निश्चयवाद एक अवधारणा है और यह प्रकृति और मानव के मध्य तालमेल के बारे में अध्ययन करता है। निश्चयवाद क्या कहता है? प्रकृति और मनुष्य के बीच में तालमेल कैसा है उसके बारे में अध्ययन करता है। प्राचीन काल में भूगोलवेत्ता और यहाँ तक कि दार्शनिक भी निश्चयवाद अवधारणा को समर्थन देते थे। इसमें होता क्या है? निश्चयवाद अवधारणा के अनुसार मानव की दैनिक क्रियाकलाप और जीवन पर भौतिक कारक जैसे जलवायु है, बाढ़ है, प्राकृतिक वनस्पति है, ये नियंत्रण बनाए रखते थे। मतलब एक निश्चयवाद का मतलब, या इसे नियतिवाद भी कहते हैं, कि जैसा प्रकृति कहेगी वैसा मनुष्य को करना पड़ेगा। मनुष्य अपने स्तर पर कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता। बाढ़ भी आएगी तो मनुष्य प्रभावित होगा, आंधी भी आएगी तो मनुष्य प्रभावित होगा। कहने का मतलब प्रकृति जो है वो मनुष्य को नियंत्रित करती थी। मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था, वो बदलाव नहीं कर सकता था कुछ भी, क्योंकि प्रकृति के अधीन था। मनुष्य ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल दिया था। उस समय प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। आदिम मतलब शुरुआती अवस्था थी, अभी उतना मनुष्य विकास नहीं कर पाया था, बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में था। और आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया है। तो जैसा जैसा प्रकृति कहती थी वैसा वैसा मनुष्य करता था। मनुष्य का भी विकास नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी, इसे हम पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। और पर्यावरणीय निश्चयवाद के तहत मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति के अधीन होता था। उस अवस्था में मनुष्य प्रकृति की ही सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था। जैसे मान लीजिए कभी तूफान आ गया, कभी भयंकर आंधी आ गई, कभी भूकंप आ गया, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती थी उससे व्यक्ति प्रभावित होता था, व्यक्ति उससे डरता था, व्यक्ति उसमें देवीय गुणों, उसमें देवत्व मान लेता था। जैसे आपने देखा, जैसे हम प्रकृति के विभिन्न पक्षों को, जैसे पेड़ों में को हम देवत्व मानते हैं, हवा को हम जैसे वायु देवता कहते हैं, जल को हम जल देवता कहते हैं, अग्नि को हम अग्नि देवता। तो हर चीज को, क्योंकि अगर आग कभी लग जाती जंगल में तो व्यक्ति डरता था, उसमें भी वो देवीय गुण मान लेता था। तो प्रकृति की पूजा करता था, उसकी हर चीज की वो जो है वो उसकी पूजा करता था। और प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालने की मानव की कोशिश को ही पर्यावरणीय निश्चयवाद की संज्ञा दी गई है। अब है नेक्स्ट हमारा है संभववाद या संभावनावाद। तो अगली जो नेक्स्ट जो अवधारणा आई पर्यावरणीय निश्चयवाद के बाद की, वो अवधारणा है संभववाद। अब इसमें क्या होता है कि संभववाद मानव भूगोल के एक संप्रदाय के रूप में जो है वो माना जाता है। इसके अंतर्गत विचारधारा और दर्शन इस बात को मानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है।
चिंतनशील प्राणी है और ये प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित कराए गए विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। धीरे धीरे जैसे विकास होता गया तो ये इस विचारधारा का जन्म हुआ। इसमें ये बात थी कि भाई जो प्रकृति है, उस प्रकृति जो जो चीजें हमें विकल्प जो उपलब्ध कराती है उसको मनुष्य अपने हिसाब से चुन सकता है। उसमें व्यक्ति जो है वो उसको अपने हिसाब से उसे यूज कर सकता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। जैसे मान लीजिए पहले मकान नहीं होते थे, घर नहीं होते थे, मनुष्य जंगल में रहता था, पहाड़ों की गुफाओं में रहता था। तो बाद में धीरे धीरे जब उसने देखा कि भाई कभी तूफान आता है, कभी बारिश आती है, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए उसने घर बनाना शुरू किया। पहले वो जंगलों पर निर्भर करता था, शिकार पर निर्भर करता था, बाद में उसने पशुपालन शुरू कर दिया। उसे खाने पीने के लिए जंगलों में भटकना पड़ता था, उसने खेती करना शुरू कर दिया, कृषि करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया कि उसने जो है वो प्रकृति ने जो चीजें प्रदान की उसका उपयोग अपने अनुसार उसने करना शुरू कर दिया था। आगे लिखा है कि मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव हुआ। ये इसी संभावनावाद, इसलिए इसका नाम ही संभावनावाद है, संभववाद है। विडाल डिला ब्लास तथा लुसियन फैले इस विचारधारा को मानते हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार इन्हें पूछ लिया जाता है कि जो संभववाद है या संभावनावाद है, इसके समर्थक कौन है। नेक्स्ट है संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। यहाँ पे प्रकृति को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि इससे पहली विचारधारा जो हमने पढ़ी थी पर्यावरणीय निश्चयवाद, उसमें प्रकृति को मुख्य माना गया था, मनुष्य को गौण माना गया था। यहाँ पे मनुष्य को मुख्य माना गया है, सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। उदाहरण के रूप में जैसे नदी पर पुल बना दिया, खेती करना शुरू कर दिया, मनुष्य ने परिवहन करना शुरू कर दिया। प्राकृतिक पर्यावरण का विस्तार जितना अधिक होगा उतना ही मानव स्वतंत्र होकर विकल्पों का चुनाव करेगा। उसके बाद प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव प्रकृति द्वारा आरोपित जोखिम भरे अवरोधों पर अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम हुआ। जैसे बाढ़ के हालात में मानव अपने जीवन को भी अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि मानव प्रौद्योगिकी की मदद से ऊंचे ऊंचे घर का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी की मुख्य भूमिका होती है। अब यहाँ पे एक तीसरी विचारधारा वो है नवनिश्चयवाद। अब ये जो नवनिश्चयवाद की विचारधारा है, इसको ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की है। और ये पर्यावरणीय निश्चयवाद यानी जो पहली जो संकल्पना थी उसके, और दूसरी संकल्पना थी संभववाद, इन दोनों के मध्य का मार्ग है। ये मध्यम मार्ग है, जैसे भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग है वैसे। और इसे रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम भी दिया गया है। नवनिश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। अब जैसे तीसरी विचारधारा आई थी संभववाद, उसमें यह कहा कि मनुष्य स्वतंत्र है और मनुष्य जो प्रकृति विकल्प उपलब्ध करवाती है उसमें से वो किसी भी विकल्प को चूज कर सकता है, अपने हिसाब से अपना जीवन जीता है। लेकिन ये विचारधारा कहती है भाई फिर भी आपको प्रकृति के नियमों का पालन तो करना पड़ेगा, फिर भी आपको प्रकृति का मानना तो पड़ेगा। प्राकृतिक नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ग्रिफिथ टेलर जो है, इन्होंने इस संकल्पना को दिया था। ग्रिफिथ टेलर ऑस्ट्रेलिया के एक भूगोलवेत्ता थे। और अब देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण कि जैसे मान लीजिए जो शहरों में जो लोग रहते हैं, तो या फिर आप सबने देखा ही होगा, शहरों में तो जरूर गए होंगे कि लाल बत्ती जब होती है तो गाड़ियां रुकती है, चौराहे पे आपने देखा होगा। उसके बाद जब पीली बत्ती होती है तो जो गाड़ियां अभी रुकी हुई थी वो चलने के लिए तैयार हो जाती है। पीली बत्ती जो है वो लाल बत्ती और हरी बत्ती के बीच में रुक करके तैयार होने का अंतराल प्रदान करती है, और जैसे ही हरी बत्ती होती है वैसे गाड़ियां रवाना हो जाती है। तो ये इस संकल्पना को समझाने के लिए, ये जो संकल्पना जो है ना, इसको रुको और जाओ निश्चयवाद को समझाने के लिए ये संकल्पना, ये एक उदाहरण दिया गया है। अब नवनिश्चयवाद की कुछ विशेषता है कि भाई ये दोनों के मध्य है। ये पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच जो है वो के बीच का मध्यम मार्ग है। पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर इसमें बल दिया गया है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर है और न ही प्रकृति से पूरी तरह से स्वतंत्र रह सकता है। मतलब अन्योन्य क्रिया पर बल दिया है कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना और उसे विनाश से बचाना है, और प्राकृतिक देनों का प्रयोग करते हुए हमें प्रकृति की सीमाओं का ख्याल भी रखना होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए प्रौद्योगिकी करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना है, खनन करते समय अति दोहन से हमें बचना है, तो ये मध्यम मार्ग ये सारी चीजें हमें उपलब्ध कराता है। एक और विचारधारा है नियतिवाद। और ये नियतिवाद जिसे
हालांकि हमने पढ़ लिया इसे पर्यावरणीय निश्चयवादी कहेंगे, तो ये नियतिवाद है और इसके कुछ समर्थकों का वर्णन भी यहाँ पे किया हुआ है। अब बच्चों मानवतावाद है, आमूलवादी विचारधारा है और व्यवहारवादी विचारधारा है। ये तीन विचारधाराएं जिसे हम यहाँ पे इसे देख सकते हैं। ये जो नोट्स है आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब प्रमुख जो भूगोलवेत्ता है वो कौन कौन है, तो देखो हमने फ्रेडरिक रैटजेल की जो परिभाषा देखी थी, इन्होंने क्या किया, संश्लेषित अध्ययन बताया है। तो मानव भूगोल को संश्लेषित अध्ययन बताया। ये मानव भूगोल के पिता यानी फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी माने जाते हैं, मानव भूगोल के पिता माने जाते हैं। जर्मनी के रहने वाले थे। निश्चयवाद का प्रतिपादन जो है वो इन्होंने किया था रैटजेल ने, और इनके द्वारा एक लिखित विश्वविख्यात ग्रंथ जो है वो है एंथ्रोपोज्योग्राफी, है ना, एंथ्रोपोज्योग्राफी। दूसरे जो भूगोलवेत्ता है इस चैप्टर में हमने पढ़ा है वो है एलन सी सैंपल, अमेरिकी भूगोल। एलन सी सैंपल जो है वो अमेरिकी भूगोलविद है। पर्यावरणीय निश्चयवाद का समर्थन इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। इन्होंने अपने गुरु रैटजेल के विचारों को अंग्रेजी भाषा जानने वाले जगत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव नामक पुस्तक जो है वो लिखी है, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट लिखी है। तो ये जो है ना सैंपल जो है वो रैटजेल जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उनकी शिष्य है। और तीसरे जो भूगोलवेत्ता है बच्चों वो है विडॉल डिला ब्लास। और विडॉल डिला ब्लास जो है ये इन्होंने सही अर्थों में संभववाद का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी ह्यूमन में भौगोलिक एकता और वातावरण पर बल दिया है। तो तीन भूगोलवेत्ता, तीनों की किताब का नाम, तीनों की जो है वो कंट्रीज, ओरिजिन ऑफ इनकी जो है उसका आपको नाम याद रखना है। अब यहाँ पे एक और है ग्रिफिथ टेलर, इन्हें नव निश्चयवाद का प्रणेता माना जाता है। नव निश्चयवाद में को रुको और जाओ निश्चयवाद सिद्धांत भी कहा जाता है, तो ये हमने इसे पढ़ लिया है। इसके बाद अब मानव भूगोल के क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। तो मानव भूगोल के जो क्षेत्र है इसमें देखो सामाजिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल आदि। मानव भूगोल के उप क्षेत्रों की अगर बात करें तो इसमें व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, इसे हमने टेबल के माध्यम से भी आगे समझने का प्रयास किया है। मानव भूगोल के अनुसार आप ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मानव भूगोल के इतिहास के बारे में समझें तो कंप्लीटली यहाँ पे एक एक पॉइंट वाइज ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप लोग इसे पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। और अंत में जो है वो ये इस टेबल के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि आरंभिक उपनिवेश में युग में क्या था, उपागम क्या क्या थे, बृहद लक्षण इसके क्या क्या थे। इसके साथ ही अब यहाँ पे देखो मानव भूगोल के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, तो इसमें सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं, व्यवहारवादी भूगोल है, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। उसके बाद नगरीय भूगोल, फिर आता है राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र है निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। उसके बाद फिर आता है जनसंख्या भूगोल, फिर है आवास भूगोल, फिर है आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल में यहाँ पे देखोगे आप तो आर्थिक भूगोल में जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आर्थिक भूगोल में आता है संसाधन भूगोल। और फिर आता है नेक्स्ट जो है कृषि भूगोल। आर्थिक भूगोल में ही संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के भूगोल। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज की इस क्लास में ये कंप्लीटली जो है वो चैप्टर पढ़ा है, और इसके बाद हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो भी करेंगे। तो हमारा पहला जो अध्याय था भूगोल का उसको हमने डिटेल में पढ़ा है, और इसके क्वेश्चन जैसे आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड करूंगा। इस तरीके से हम एक एक करके सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, और जो हमारा जो फिक्स हमने जो उसकी टाइमिंग रखी है, मॉर्निंग में आपको ज्योग्राफी का वीडियो मिलेगा, और हमारा जो तकरीबन 20 दिन, तो 20 दिन में हम इसे कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। 20 दिन में हम ज्योग्राफी का पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट कर देंगे। आपने अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर को नोट कर लीजिए 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना, यहाँ पर हमारे सारे लिंक्स मिल जाएगी आपको, हमारे ऐप की लिंक आपको मिलेगी, हमारी वेबसाइट की लिंक मिलेगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे जो उसके टेलीग्राम चैनल, और साथ ही साथ हमारे जितने कोर्सेज हैं वो सारी लिंक्स भी आपको बच्चों यहाँ से मिल जाएगी। और हमारे ऐप में आपको मैं बता दूँ कंप्लीट ये जो सिलेबस है वो आपको ऐप में मिलेगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे कंप्लीटली। उसके अलावा वहाँ पे आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स के अलावा वीडियोस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।